नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में चर्चा हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र की तरफ से राज्य में धारा 356 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित नियमों के खिलाफ है। साथ ही 9 बागी विधायकों को अयोग्य भी करार दिया गया है। उत्तराखंड में 23 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यानी 3 हफ्ते पहले। अब से हाईकोर्ट ने अब आदेश दिया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 29 अप्रैल को बहुमत परीक्षण किया जाए, जब हरीश रावत सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। किस तरह से इतनी जल्दी ये पूरा घटनाक्रम बदला है, आगे क्या होगा, क्या वाकई वहां तक बात पहुंचेगी जहां फ्लोर टेस्ट होगा, जहां बहुमत साबित करने का मौका मिलेगा हरीश रावत को, या उससे पहले तस्वीर बदल जाएगी? सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह से देखेगा, राजनीतिक रूप से कैसे देखा जाए, संवैधानिक दृष्टि से इस मामले को कैसे देखा जाए, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे मेहमानों के जरिए। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी स्टूडियो में मौजूद हैं। बीजेपी से जल्द ही सैयद जफर इस्लाम जुड़ जाएंगे मेरे साथ। विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, वरिष्ठ पत्रकार, वो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही जल्द ही सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के पीपी राव भी मेरे साथ मौजूद होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ सबसे पहले कि कितने मायने, आप क्या मायने तलाश कर रहे हैं फिलहाल जो हाई कोर्ट ने कहा है? आपको लगता है कि क्या इस फैसले की उम्मीद हम कर रहे थे इस बात की? नहीं, जो टिप्पणियां कोर्ट कर रही थी हेयरिंग के दौरान, उससे तो अंदेशा था कि वो इस बात से मुतमईन नहीं है, कन्विंस नहीं है कि जिस तरह से 356 लागू हुआ वहाँ पर, और जो उनके सामने एविडेंस था, उसके चलते भी मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है उनका, ये काफ़ी न्यायिक फैसला लग रहा है मुझको, क्योंकि उन्होंने 2 केस लॉज साइट किए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित। एक तो 2005 का जो जजमेंट है रामेश्वर प्रसाद वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, वो बिहार से संबंधित है, और दूसरा जो 94 का बोम्मई साहब का केस था, SR बोम्मई केस जो बोलते हैं, जिसमें कि कोर्ट ने तय किया था और प्रेसिडेंट की पावर्स रिस्ट्रिक्ट की थी, उन पे एक अंकुश लगाया था कि फ्लोर टेस्ट जो है वही फ्लोर इफेक्टिव टेस्ट ही फ्लोर टेस्ट ही पता चलेगा कि जो तात्कालीन सरकार है उसके पास वो नंबर्स है कि नहीं, कि वो बनी रहे सरकार में, सत्ता में बनी रहे। तो ये 2 इश्यूज पे उन्होंने स्टेटस को एंटी कर दिया। और स्टेटस को एंटी का इस संदर्भ में मतलब ये है कि जो गवर्नर ने कहा था प्रेसिडेंट रूल लागू होने से पहले कि आप अपना फ्लोर पे टेस्ट, अपना स्ट्रेंथ प्रूव करें, लेकिन एक दिन पहले ही उससे ये 356 इन्वोक हो गया था, तो उस पे गुरेज है, उस पे कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। दूसरा ये है कि जो कोर्ट के सामने एविडेंस था, उसके हिसाब से जो गवर्नर साहब हैं के पॉल, उन्होंने 8 रिपोर्ट्स भेजी थी केंद्र को, और उनमें से एक भी रिपोर्ट में उन्होंने ये नहीं कहा था कि देयर हैज़ बीन अ ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विच इज़ द सोल रीज़न फॉर इन्वोकिंग 356। ये दूसरा मैं समझता हूँ कि बड़ा उनका जो कदम था, जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस और उनके एक सहयोगी जो कि 2 जज बेंच ने किया। और तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो 9 बागी विधायक हैं उनको रिलीफ नहीं दी है 2 जज बेंच ने, तो इसलिए 23 अप्रैल को उनकी सुनवाई सिंगल जज बेंच जो पहले जिसने पहले वो सुनवाई की थी, वो उनको सुनेगा और ये डिसाइड करेगा कि क्या वो सदन के सदस्य हैं कि नहीं। तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपने दर्शकों के सामने बताए हैं। मैं वापस आपकी तरफ लौटती हूँ। जो फैसला वो लागू होता है, राजनीतिक टिप्पणियां ले लेती हूँ। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जफर साहब, ये बताइए कि बीजेपी इसको किस तरह से देखती है? कोर्ट ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो ये कहा है कि अगर करप्शन को एक पैमाना मान लिया जाए तो 5 मिनट भी कोई सरकार नहीं रुकेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि शायद लीगली या एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो करप्शन को डील किया जाए, ना कि संवैधानिक तरीके से जो है का इस्तेमाल करें, जिसको भी कोर्ट ने असंवैधानिक भी कहा है। खासतौर से ये कहा है कि इंट्रोड्यूसिंग क्योस, यानी कि आप क्योस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप मैग्नीफाइंग लेंस लेकर देखने की कोशिश करेंगे कि कब कहां सरकार गिराई जाए। देखिए, जो नैनीताल के हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, वो उस पर मैं उस पूरे इस पर टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन ये कहूँगा कि उसको हम रिव्यू करके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
और जहाँ तक जो हमारा फैसला है, सरकार ने जो फैसला लिया था और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया था, प्रेसिडेंट वाज सेटिस्फाइड कि जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन था। वहाँ जो अप्रोप्रिएट बिल जो है वो गवर्नर को सर्टिफाइड कॉपी नहीं भेजी गई थी। वहाँ पर डिवीजन ऑफ वोट्स की मांगा गया था, वो नहीं स्पीकर्स ने अलाउ किया था। और 18 मार्च को बिल्कुल अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर किसी भी तरह से सरकार चलनी नहीं चाहिए थी। और आप देखिए, सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो मेरिट पे, केस की मेरिट पे 13 घंटे में फैसला लिया, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिशियन, एंड ही नोज लॉ इन एंड आउट। सो उनके अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया था, तो इसका मेरिट समझ में आता है। जो कोर्ट का फैसला है उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट है जिस तरह के वर्ड्स का उन्होंने प्रयोग किया। और मुझे लगता है कि हमारे लिए ऑप्शन है सरकार के लिए कि वो जाए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसके मेरिट पे जाएगी और वहां पर देखेगी कि वहां पर गवर्नेंस वाज नॉट पॉसिबल, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वाज नॉट इन प्लेस। लेकिन जफर साहब, under the circumstances, what decision has been taken by the honorable the president नहीं, आपकी बात समझ गए। मैं कह रही हूँ जफर साहब कि इसमें गवर्नर की जो राय है, गवर्नर की जो रिपोर्ट है, आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कहती है। यहाँ पर विनोद शर्मा कह रहे हैं कि जो 9 पॉइंट्स गिनाए गए उनमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो वाकई ये बताता हो कि लॉ एंड ऑर्डर का इस तरह से टूट चुका है, लॉ एंड ऑर्डर के जो संवैधानिक संकट पैदा हो गया है जहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। तो आप किस बुनियाद पे ये कह सकते हैं वाकई कि ये जो काम किया वो अच्छा किया? कोर्ट का यहाँ तक कहना है कि क्या सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है? ये भी कहा गया कि ये तो कोर्ट के साथ एक तरह से खेल हुआ। देखिए, मुझे मालूम है क्या कोर्ट ने टिप्पणी मालूम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जो हालात थे उस वक्त, जो अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ और उसके बाद तो सरकार चल ही नहीं सकती थी। सरकार को उसी वक्त रिजाइन करना चाहिए थे। हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं रावत साहब, लेकिन सरकार को उनको खुद से रिजाइन करना चाहिए थे जब असेंट बिल पास, जो अप्रोप्रिएट बिल पास नहीं हुआ था। तो उनको किसी तरह से इस चीज की गुंजाइश नहीं थी कि सरकार चला पाए। और हम लोग तो शुरू से डिमांड कर रहे थे भाई कि फ्लोर टेस्ट कराओ, फ्लोर टेस्ट कराओ। वो तो किसी तरह तैयार नहीं थे, और हमने डिवीजन ऑफ वोट्स भी मांगा था उस दिन, उसके लिए भी वो तैयार नहीं थे। नहीं तो डिवीजन वोट्स होता तो शायद उसी दिन उनकी सरकार गिर जाती लोगों के सामने। बट उन्होंने, स्पीकर ने, वो डूबियस रोल स्पीकर का रहा है पूरे इसमें। और हम आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला है और जो टिप्पणी है, ठीक है, उस चीज पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हाई कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमें डिसअपॉइंटमेंट है इस डिस्टेंस से और उनके जो ठीक है, आप कह रहे हैं कि निराशा है। जी, राजीव त्यागी इस वक्त बैठे मेरे साथ। विनोद शर्मा भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। राजीव त्यागी जी, ये बताइए फिलहाल कि क्यों ना ये माना जाए कि जो जिस तरह से पैसेज था पूरा अप्रोप्रिएशन बिल का वॉइस वोट के जरिए, वो क्यों क्वालिफाई ना हो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन के लिए? देखिए आरफा जी, इस पे आने से पहले मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, मोदी सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, इसको कहा जाएगा फेक एनकाउंटर ऑफ डेमोक्रेसी विद सर्टेन पीपल। अब पीपल मैंने इसमें किस लिए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय, श्याम जाजू जो काम कर रहे थे, वो शार्प शूटर की भूमिका में थे कि किसी भी तरह से इसको डेमोक्रेसी को एनकाउंटर किया। जासूसी नॉवेलें ज्यादा पढ़ रहे हैं आप आजकल। जासूसी नॉवल की बात नहीं है, फेक एनकाउंटर करने के लिए जाने जाते हैं मोदी जी जैसे चीफ मिनिस्टर भी जाने जाते थे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए मेरे मित्र ने 2-3 बातें कही, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि अगर मशीनरी का फेल्योर है तो इनको हरियाणा नहीं दिखाई दिया? हरियाणा में जब जाट एडिशन हुआ था 30,000 करोड़ की संपत्ति खत्म हो गई है, 100 से ऊपर मौतें हुई, वहाँ तो इन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। एक वैलिड पॉइंट में पूछना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल और देना चाहूँगा राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कि हमारी सरकार केंद्र में थी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह साहब की सरकार थी, 28 कांग्रेस के नेताओं को शहीद कर दिया गया नक्सलवादियों के द्वारा, हमने तब भी राष्ट्रपति शासन लगाने की बात नहीं की। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि जो बार बार विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर बात उठा रहे हैं मेरे मित्र, यहाँ एक उदाहरण भी देना चाहूंगा और आर्टिकल 212 का जिक्र भी करना चाहूंगा। 212 आर्टिकल क्या कहता है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय फाइनल है, चाहे वो वॉइस वोट कराएं, चाहे वो डिवीजन ऑफ वोट दूसरे तरीके से कराए, वो निर्णय फाइनल है। उसमें ना तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, ना केंद्र की कैबिनेट इंटरफेयर कर सकती है, ना पार्लियामेंट इंटरफेयर कर सकती है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे मित्र को समझनी चाहिए कि प्रजातंत्र चलाने के लिए सैयद साहब एक चीज होती है संविधान। संविधान को अगर जेटली जी और मोदी जी पढ़ लेते तो निश्चित रूप से दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जिस तरह से पूरी सरकार 2 साल से भाषण, विदाउट राशन, ओनली राष्ट्रपति शासन,
तो इस तरह से तो देश नहीं चलेगा ना। देश चलाने के लिए संविधान जरूरी है। संविधान को देखिए, संविधान क्या कहता है। आप सिर्फ हरीश रावत जी से इसलिए परेशान हो गए क्योंकि वो डेवलपमेंट के काम कर रहे थे। वहां 20 तरह की पेंशन योजनाएं हैं पूरे प्रदेश, और कहीं नहीं है पूरे देश में। 20 तरह की पेंशन योजनाएं हरीश रावत जी बौने लोगों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के और छात्रों तक से लेकर सबको मतलब कार्य कर रहे थे। और जिस तरह से मेरे मित्रों ने ये कार्य किया, आज कैलाश विजयवर्गीय जी का स्टेटमेंट देख लीजिए। श्याम जाजू जी अभी मेरे साथ एक चैनल पर डिबेट पे थे, वो कह रहे थे हमें पता था 5 दिन से जिस तरह की टिप्पणियां आ रही थी कोर्ट की तरफ से, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोर्ट को धमकाइए मत, कोर्ट को धमकाया नहीं जाता, कोर्ट का सम्मान किया जाता है। ठीक है, आपको नहीं लगता सैयद जफर साहब कि जिस तरह से कोर्ट की टिप्पणियां आ रही हैं, इससे पहले ये भी कहा गया कि आप जो हैं कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, क्या ये सरकार के लिए, पार्टी के लिए क्या शर्मिंदगी की वजह नहीं बन रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कोर्ट अपना काम कर रही है। मैं ये कहूंगा कि जैसे कोर्ट वो 9 एमएलएस के बारे में जो टिप्पणी कही है वो भी गलत है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है एज इंडिविजुअल कि वो गलत है, इसलिए कि अभी उनका केस तो 23 तारीख को सुना जाने वाला है। उसमें आज टिप्पणी करना कितना सही था नहीं था, वो एक अगर लीगल माइंड से पूछिए, लॉयर से पूछिए, तो शायद उनकी भी टिप्पणी कोर्ट के प्रति गलत के बारे में होगी कि वो निराश होंगे कोर्ट की इस टिप्पणी से। तो मैं कहीं ना कहीं लगता है कि कोर्ट ने अपना जो भी फैसला दिया है वो उसको लीगल रिव्यू के लिए बहुत सही है, और वो सुप्रीम कोर्ट में उसको रिव्यू होगा। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमें जुडिशियल रिव्यू पे उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे फेवर में आएगा। इसलिए कि जिस बेसिस पे डिसीजन लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। वहां पर सरकार उनकी रहनी नहीं चाहिए थी। और उनके, आप कांग्रेस के राजीव त्यागी जी से पूछता हूं कि उनके एमएलए तो थे ही नहीं, देखिए उनके साथ आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थे, आज भी फ्लोर टेस्ट में आप देखिए क्या होने वाला है। इसलिए कि उनके एमएलए है ही नहीं, उनके साथ पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं है। तो ये खुद डरते थे फ्लोर टेस्ट। हम तो बराबर, बीजेपी तो बराबर डिमांड करती रही फ्लोर टेस्ट कराइए, फ्लोर टेस्ट कराइए, लेकिन ये कराना नहीं चाहते थे। ये कहीं ना कहीं सरकार को किसी ना किसी तरह से, आज देखिए कई लोग, उनका इंटरव्यू में भी कहीं हमने पढ़ा रावत जी का, तो किसी तरह मैनेज कर रहे थे अपने एमएलएस को। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरह, अब रावत जी किस तरह से मैनेज करते हैं, इन्होंने पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से मैनेज करते हैं। तो वो मैनेज कर करके जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने देखा कि आप मैनेज नहीं कर रहे, तो इसलिए जफर साहब इसमें देखिए राजनीति के अलावा जफर साहब इसमें राजनीति के अलावा जो संवैधानिक जो पूरी बातचीत है वो कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाली है कि कोर्ट को जो है इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं, कितनी मजबूत सरकार के खिलाफ, वो भी जिस तरह बोमई जजमेंट जो हमारे सामने, इससे पहले भी एक और जजमेंट का जिक्र किया विनोद शर्मा जी ने, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो फ्लोर टेस्ट है दरअसल वो ही सबसे इफेक्टिव मींस है ये एस्टेब्लिश करने का कि सरकार बहुमत में है या नहीं। हमारे सामने यहाँ सबूत है, हमारे सामने ये नज़ीर है, उसके बावजूद भी क्यों सरकार अपने पिछले दिनों को भूलकर, पिछली जो उदाहरण है भूलकर। नहीं, मैं तो 18 तारीख को क्या तकलीफ थी इनको डिवीजन ऑफ कोर्ट्स के लिए, मैं तो एक कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा था, राजीव त्यागी जी वो क्या दिक्कत थी। आप स्पीकर को प्रोटेक्ट मत कीजिए। अगर आप संविधान के 212 की बात करते हैं तो 212 में अधिकार जरूर दे सकते हैं, लेकिन अधिकार ये नहीं होना चाहिए कि आप फैक्ट्स को हाइड कर लीजिए। फैक्ट यही बताता है कि वो डिवीजन ऑफ कोर्ट्स के लिए तैयार नहीं थे। सुन लीजिए, तो वो जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसको ब्रीच कर रहे थे। देखिए 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा में हमारे विधायक ने एक डिवीजन वोट के लिए विधानसभा अध्यक्ष से रिक्वेस्ट की, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद वो कोर्ट गए, कोर्ट में निर्णय हुआ कि जो विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे विधानसभा चलाने के लिए वो फाइनल अथॉरिटी हैं, और उसमें हमारे विधायक को बिल्कुल स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर के कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष की जो टिप्पणी है वो लास्ट होती है। तो पहले तो उसको जरा देख लीजिए महाराष्ट्र विधानसभा में क्या हुआ था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि 9 एमएलएस का जिक्र किया, तो मेरे मित्र 9 एमएलएस को पूरा टाइम दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रात के 11 बजे बैठ करके उन्होंने बातें की हैं और 9 विधायकों से पूछा गया, तो 9 विधायकों ने एक एफिडेविट दिया है जिसमें कहा है उन्होंने बकायदा कि हमने कहीं भी उस बिल का विरोध नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा, बिल इसका मतलब पास होकर के गया है। ये विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो उनकी मीटिंग है, बाकायदा स्पष्टीकरण है, उसमें वो लिखित में दे चुके हैं। जाकर के आप विधानसभा अध्यक्ष की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें देख लीजिएगा। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ विनोद जी जैसे सीनियर पत्रकार बैठे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी मुक्त भारत की अवधारणा पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है।
काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति है, राजनीति में अपने विरोधी को मिटाने की एक हवस होती है राजनीतिक लोगों की, और भारतीय जनता पार्टी की विशेष रूप से है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी ना तो संविधान की रचना में कोई योगदान दिया, न संविधान की रक्षा में कोई योगदान दिया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उससे मुझे लगता है वो प्रजातंत्र मुक्त भारत की अवधारणा पर काम कर रही है, और ये सबसे ज्यादा दुखद है। कारण ये है कि लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की सहनशीलता और लोगों की बेहतरी, ये प्रजातंत्र की चीजें होती हैं। लेकिन प्रजातंत्र को मुक्त कर देना, प्रजातंत्र को हटा देना, ये भारतीय जनता पार्टी सबसे गलत काम कर रही है। त्यागी जी, इस वक्त हमारे साथ पीपी राव जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के संविधान की अच्छी जानकारी रखते हैं। पीपी राव जी, ये बताइए फिलहाल की जो अभी नैनीताल हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है, जिसमें पूरे तरीके से प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया गया है, 29 तारीख को कहा गया है कि फ्लॉर टेस्ट किया जाएगा, जो चीफ मिनिस्टर हैं रहे अब तक उनके जरिए, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत सही फैसला दिया हाईकोर्ट ने। क्यों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई के केस में ये कानून उन्होंने खुलासा कर दिया। फ्लोर टेस्ट ही उसको निर्णय करता है चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट है या नहीं है, मदद है नहीं है असेंबली में। ये तो समस्या तो पहले ही वो हो चुका है, लेकिन ये तो बड़ा गलती किया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फ्लोर टेस्ट होने नहीं दिया और एकदम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। ये तो सरासर गलत है। ये हाईकोर्ट ने सही फैसला दिया है। लेकिन अब हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या कहना है आपका? अब वो तो जा सकते हैं, जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जाने से क्या होगा? जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद ही, वो तो 9 जज बेंच का फैसला था, 9 जजेस का फैसला मुंबई के केस में, वो तो माना हुआ सेटल्ड लॉ है वो, उसके खिलाफ जाके क्या फ़ायदा? मेरे को तो कोई वैसा दिखता नहीं इसमें कोई ग्राउंड है जाने का। सुप्रीम कोर्ट में कामयाब होने की चांसेस बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं कि चांसेस नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरह का मामला बताया गया, क्या आपको नहीं लगता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन था वाकई, जो केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंट रूल लगाया? और फिलहाल फिर प्रेसिडेंट के विवेक के ऊपर भी सवाल उठाया है कि जो है सवाल उठाया जा सकता है, राष्ट्रपति भी गलत हो सकते हैं, कोर्ट ने यहाँ तक कहा है। देखिए, ऐसा है, प्रेसिडेंट रूल जब लागू कर सकते हैं, उस प्रेसिडेंट रूल लागू करने के वास्ते पहला ब्रेकडाउन होना चाहिए हाईकोर्ट में, स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन होना चाहिए। यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ब्रेकडाउन कर दिया मशीनरी को। जब चीफ मिनिस्टर तैयार है वो फ्लोर टेस्ट लेने के वास्ते असेंबली में जाके मदद निर्णय कर रुजू करने का, उनको रोक के उनको जाने नहीं दिया, असेंबली में जाने को नहीं दिया, फ्लोर टेस्ट करने को नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एकदम प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। ये तो सरासर गलत बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये तो हाईकोर्ट ने सही बोला है, फैसला तो बिल्कुल सही है, इसके खिलाफ जाके कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल में। पीपी राव जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है कि जब फ्लोर टेस्ट की बारी आती है तो ये भी देखा जाता है कि जिस तरह की जो है वो खरीद फरोख्त देखी जाती है, जो हॉर्स ट्रेडिंग के मामले देखे जाते हैं, तो फ्लोर टेस्ट में इस तरह की भी बातें सामने आती हैं कि उस दिन साबित करने के लिए किस तरह से एमएलएस को घेरा जाता है। हमने खुद देखा है किस तरह से बसों में पहुंचाया जाता है, फार्म हाउसेस पे, ये सब भी तो प्रक्रियाएं, ये सब भी तो चीज़ें सामने आती हैं हमारे। ये बहुत दुखी की बात है। एमएलए जो चुन के आते हैं वो लोग असेंबली में, वो जनता के उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के वास्ते, जनता का आवाज़ असेंबली में सुनाने के वास्ते आते हैं, इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट होने के बाद वो लोग आदली बदली करना, ये आयाराम गयाराम का पॉलिटिक्स जाना, बिल्कुल गलत बात है ये। इसके लिए बहुत सीरियस व्यू लेना चाहिए और ऐसा लोगों को फ़ौरन डिस्क्वालीफाई करना चाहिए उनको, और फिर असेंबली में नहीं आने देना चाहिए ऐसे लोगों का। अब जब हार्स ट्रेडिंग बोलते हैं लोग, लेकिन समझते नहीं है, कोई भी हार्स अपना खुद को ट्रेड करने को नहीं देता है। वो हार्स ट्रेडर करता है, हार्स को उसको बेचने वाला ट्रेडर होता है। यहाँ पर तो ट्रेडर नहीं है, ये खुद ही है, हार्सेस खुद वो अपने आप को वो लोग बेचने को करे तैयार है वो लोग। ये सब बहुत गलत है। ये अपना जो प्रजातंत्र के लिए ये तो बहुत कलंक है। ये बात बहुत सीरियस बात है ये। और ऐसे लोगों का सारा से दोबारा गवर्नमेंट करना ये बिल्कुल गलत है। ये तो जनता ने लोगों को इसीलिए चुनाया नहीं कि जाके बदली करे और पार्टी बदल दे, दूसरा पार्टी में शामिल हो जाए अपना खुद का फायदा के वास्ते।
ठीक है। ये तो प्रजातंत्र का खिलाफ है ये। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने किया वो ठीक नहीं है, आप उससे कम से कम इत्तेफाक नहीं रखते। विनोद शर्मा जी, ये बताइए कि इसके अलावा जो हमने देखा स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें खुद हरीश रावत के जरिए, उनके दूसरे लोगों के जरिए लोगों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई, उस पर कोर्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया है। आरफा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो 356 का मिसयूज़ है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया है जो केंद्र में सत्तारूढ़ रही है। कांग्रेस ने भी किया और अब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। और इस पे मैं समझता हूँ बहुत गहन विचार की ज़रूरत है। हम जनता के मैंडेट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। कई तरह से मैनिपुलेट होते हैं मैंडेट। जो लोग इलेक्शन हार जाते हैं उनको बड़े बड़े ओहदे दिए जाते हैं, पद दिए जाते हैं। कांग्रेस के टाइम में भी हुआ और भाजपा के टाइम में भी हुआ। रही बात 356 की, तो 356 में ये प्रावधान है कि सेंटर भी रेकमेंड कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि केंद्र से रिपोर्ट, गवर्नर से रिपोर्ट मिले, लेकिन 356 का इस्तेमाल उस पार्टी के द्वारा जिसके लिए सरकारिया कमीशन एक बाइबल था, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन की एक बड़ी किताब थी। और बरसों तक हम सुनते रहे जनसंघ से और बाद में भारतीय जनता पार्टी से कि सरकारिया कमीशन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और अब प्राइम मिनिस्टर के जरिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जो है बार-बार कही जाती है। पूरी बात कर लूं जी। और मैं समझता हूं उसी से इंस्पायर होकर हमारे प्रधानमंत्री ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी, टीम इंडिया की बात की थी। और आज हरीश रावत ने भी कहा है इस केस की जजमेंट के बाद कि चलिए हम मिलके काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि इसका सबसे अच्छा उपाय सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागने के बजाय ये होगा कि केंद्र सरकार और जो प्रांतों की इकाइयाँ हैं, सरकारें हैं, वहाँ पर वो मिलकर काम करें। और देखिए, ये भारत जो है वो सिर्फ एक वन पार्टी रूल, भारत में हर पार्टी एम्बिशन कर सकती है। कांग्रेस लंबे समय तक वन पार्टी रूल करती रही, लेकिन जो भारत की विविधता है और उसका जो फेडरलिज्म है, उसकी स्ट्रेंथ वही है कि और पार्टियां भी प्रांतों में सत्तारूढ़ हैं और एक बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है। ठीक है। और मैं समझता हूँ सईद साहब इस बात को मानेंगे। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो 9 MLA हैं, ये जब वोट होगा 29 को, इससे 23 को तो फैसला हो जाएगा। काफी क्रूशियल है ये। तो जब ये वोट करेंगे, दे विल गो डाउन विद द गवर्नमेंट। वो डिस्क्वालीफाई होंगे। अभी जो तात्कालीन डिस्क्वालिफिकेशन उनकी अगर स्टे भी हो जाती है, तो 29 को अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करते हैं तो फिर डिस्क्वालीफाई होंगे। समय नहीं है बिल्कुल। पीपी राव जी, ये बताइए, फिलहाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, जो कोर्ट की टिप्पणी है कि अगर भ्रष्टाचार को पैमाना माना जाए तो हर 5 मिनट में सरकार गिरेगी, तो क्या वाकई केंद्र सरकार ये देखती रहे कि भ्रष्ट सरकारें चलती रहें और वाकई इस पर कोई कदम ना उठाए? क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का जो ब्रेक डाउन है वही सिर्फ ये माना जाए कि संवैधानिक संकट है? जब भ्रष्टाचार होता है तो आम लोगों के हक भी मारे जाते हैं। देखिए, जो भ्रष्टाचार है वो बहुत जटिल समस्या है। भ्रष्टाचार को टैकल करने का तो उसको इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स चाहिए। वो रिफॉर्म्स करने का कोई बात नहीं करता है। अपन लोग स्वच्छ भारत बोलते हैं, जब MLA ऐसी तरह का जो अपने आप को बेचना चाहते हैं, ऐसा MLA के साथ कौन सा स्वच्छ भारत होगा? पार्लियामेंट में स्वच्छ पार्लियामेंट चाहिए, स्वच्छ असेंबली चाहिए। उसके लिए अपन कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। कोई नेता बोलता है रिफॉर्म करो, अच्छे लोगों को चुने, वैसा रिफॉर्म करना लागू करके। लॉ कमीशन ने बोला है इलेक्शन लॉ को अमेंड करो, उसको रिफॉर्म करो करके, वो कोई नहीं करते हैं। दूसरा, जब वाजपेयी की सरकार ने एक बड़ा कमीशन बताया, नेशनल कमीशन करके कॉन्स्टिट्यूशन तमाम रिव्यू करने के वास्ते कमीशन बनाया। उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, MN वेंकटचलायकर बहुत माना हुआ व्यक्ति थे, वो चेयरमैन था। बड़े बड़े लोग थे, सूर्य स्वराब जी, पराशरन, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, वो सब थे। वो उन्होंने सिफारिश किया। ये तो बहुत गलत काम चल रहा है। मैं माफी चाहती हूँ, समय बिल्कुल समाप्त हो गया। आखिरी 30 सेकंड मेरे साथ मौजूद है सैयद जफर साहब। पीपी राव जी की बातों पे कमेंट करिए, सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। देखिए, 10 सेकंड में क्या कमेंट करें, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि पीवी राव जी ने कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं और मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उस बात का ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में ये जो 9 MLA हैं, कांग्रेस की अपनी आपसी लड़ाई, उसमें हम बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है।
कांग्रेस अपने फ्लॉक को साथ रखे। कांग्रेस से अगर वो कांग्रेस की लीडरशिप से नाराज है और उनकी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं तो उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। उसको इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, बल्कि जिम्मेदार ठहराना चाहिए कांग्रेस की लीडरशिप को। और इस बात के लिए पीपी राव जी के का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इसमें जो एमएलए उन्होंने सही कहा, उस तरह के एमएलए जो छोड़ के पार्टियों में जाते हैं और पार्टी के वो उनके बारे में उनकी अपनी राय है और उसको आम जनता समझती होगी, लेकिन इसमें किसी और उनके अपने मसले को किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे थोपना सही नहीं है। ठीक है जफर साहब, शुक्रिया। लास्ट देखिए, जो मेरे मित्र ने कहा वो शायद भूल रहे हैं कि देश में संचार क्रांति हो चुकी है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी या कोई भी दल हो, सबको ये ध्यान रखना होगा कि भारतवर्ष सबसे पहले है। किसी भी हाई कोर्ट के निर्णय से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पार्टी जीतती हारती नहीं है। भारतवर्ष का संविधान और भारतवर्ष बचता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और मैं आज सैल्यूट करूंगा निश्चित रूप से संविधान सभा के उन लोगों ने जिन्होंने संविधान बनाया। पंडित नेहरू को सैल्यूट करूंगा जिन्होंने एक बेहतर संविधान देश को दिया जिसपे कि हम लोग चल पा रहे हैं। लास्ट सेंटेंस में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को मेरी सलाह है कि कृपया कोचिंग करने की बजाय कुछ विकास कर ले तो ज्यादा बेहतर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो गया है। जी ने लागू किया था ये बात याद रखने वाली है। साफ तौर पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या राय रहती है, इसका हम सबको इंतजार है। सभी मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।